नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन रहता है और ये बीए फाइनल का भी है और एमए फर्स्ट ईयर का 4th पेपर भी रहता है। आज हम कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं, भौतिकवाद क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इसकी आलोचना, इनसे संबंधित बहुत सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। उसके सिद्धांत, जो मार्क्सवाद कहा जाता है कार्ल मार्क्स का, उसके बहुत सिद्धांत थे, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये हम अलग अलग करके समझाएंगे, लेकिन आज हम समझाएंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूलधार है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया है और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फायरबाख से, द्वंद्वात्मक का किया हीगल से और भौतिकवाद का फायरबाख से। इन दोनों के सम्मिश्रण ने द्वंद्वात्मक के सिद्धांत को एकदम नई और मौलिक दिशा प्रदान की। इस नवीन सिद्धांत की उपयोगिता इस तथ्य से आकी जा सकती है कि मार्क्स ने इसे समस्त साम्यवादियों के लिए एक दिशा निर्देशन यंत्र की उपमा दी, जिसका प्रयोग करके साम्यवादी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन की दिशा निर्धारित करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं। इसमें जो प्रथम शब्द है द्वंद्वात्मक, उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार दृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा शब्द भौतिकवाद, दृष्टि के इस दूसरा शब्द आता है भौतिकवाद, पहला शब्द आता है द्वंद्वात्मक। तो दूसरा शब्द भौतिकवाद वो सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। एमिल बंस के अनुसार आमतौर से समझा जाता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कोई रहस्यमयी चीज़ है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि वह वास्तविक संसार का प्रतिबिंब ही हो। तो रोज़मर्रा की साधारण चीज़ों का वर्णन करके, जिन्हें हर आदमी जानता है, द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ समझा जा सकता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, मार्क्स का द्वंद्वात्मक हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है, परंतु हीगल के द्वंद्ववाद को मार्क्स से बिल्कुल उल्टा कर दिया। स्वयं मार्क्स ने कहा है, मेरी द्वंद्ववादी पद्धति हीगलवादी पद्धति से न केवल भिन्न है, बल्कि ठीक उसके उल्टी है। हीगल के लिए मानव मस्तिष्क की जीवन प्रक्रिया अर्थात चिंता की प्रक्रिया जैसे विचार के नाम से उसने एक स्वतंत्र कर्ता तक बना डाला। वास्तविक संसार की सृजन करती है और वास्तविक संसार विचार का बाहरी इंद्रियोगम रूप मात्र है। तो इसके विपरीत मेरे लिए विचार इसके सिवा और कुछ नहीं कि भौतिक संसार मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंब होता है और चिंतन के रूप में बदला जाता है। हीगल वह मानकर चलता है कि समाज की प्रकृति प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके 3 अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। मार्क्स के अनुसार वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है। थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रक्रिया के स्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। यह निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। वाद और प्रतिवाद में अंतर्विरोध के फलस्वरूप एक समझौता हो जाता है, जिससे एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। ऐसे हीगल संवाद या संश्लेषण का नाम देता है। यही संश्लेषण आगे चलकर एक वाद हो जाता है, जिसका फिर प्रतिवाद उत्पन्न होकर संश्लेषण के द्वारा फिर एक नया विचार उत्पन्न होता है।
इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रक्रिया में पहले किसी वस्तु का निषेध होता है और उसके पश्चात निषेध और निषेध होता है, जिसके द्वारा एक उच्चतर वस्तु अस्तित्व में आती है। लेनिन के शब्दों में यही अर्थों में द्वंद्वात्मक विरोधी बातों का अध्ययन है। विकास विरोधी बातों में संघर्ष का परिणाम है। तो मार्क्स ने भी वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन तीन से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का वर्णन किया है। और मार्क्स का भौतिकवाद क्या कहता है? मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक हीगल के द्वंद्ववाद से बहुत अधिक भिन्न है। हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद में प्रमुख अंतर यह है कि हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। उसके द्वंद्ववाद का आधार विचार या आध्यात्मिकता था, परंतु मार्क्स के अनुसार विचार नहीं, भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है। हीगल की दृष्टि से इतिहास विश्वात्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है और वह भी एक देवी आयोजना के द्वारा जो संपूर्ण विश्व में परिव्यक्त है, परंतु मार्क्स ने हीगल के विश्वात्मा के विचार को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया था। इसके कैपिटल की भूमिका में मार्क्स ने लिखा है, मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगलवादी पद्धति से न केवल भिन्न है बल्कि ठीक उसकी उल्टी है। तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृतिवादी है तथा उसकी प्रकृति भौतिक है, आत्मिक नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल धारणा है कि विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है। वह अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा स्वतः विकसित होता है तथा समय समय पर नाना प्रकार के रूप धारण करता है। यह विकास भौतिक पदार्थ में निहित आंतरिक विरोध के कारण संचालित होता है और इसमें, जैसा कि हीगल ने कहा है, वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो त्रिदर्शी उसने बतलाई है को लेकर आगे चलता है तथा भौतिक विकास का पद प्रशस्त करता है। मार्क्स ने इसे मानव इतिहास का अटल तथा अपरिवर्तनशील नियम कहा है। तो मार्क्स का पूरा वाद, प्रतिवाद और संवाद, तीन चीज पर उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रखा है। अब आता है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। तो विशेषता में आता है पहले आंगिक एकता। विशेषता में मार्क्स के भौतिकवाद का, तो आंगिक एकता में द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुएं तथा घटनाएं एक दूसरे से पूर्णता संबंध है। प्रकृति के सभी पदार्थों में परस्पर निर्भरता है तथा आंगिक एकता पाई जाती है। प्रकृति एक संपूर्णता है, इसके हर पहलू दूसरे पर निर्भर हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आंगिक एकता का मतलब होता है जैसे शरीर में जो चीज़ है तो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और कई अंगों से एक शरीर बनता है। वैसे ही यह बतलाता है कि प्रकृति और सभी पारस्परिक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है, उसी के अनुसार प्रकृति और भौतिक जगत चलता है। फिर आता है दूसरा गतिशीलता। गतिशीलता में बताता है वह कि प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ गतिशील है। प्रत्येक पदार्थ गतिशील होता है, लगातार गतिशीलता से उसमें परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुछ चीज़ें पैदा तथा विकसित होती रहती हैं। अतः यह भौतिकवादी विश्व निरंतर परिवर्तनशील है और विकासशील है। पूरा विश्व वह कहता है भौतिकवादी है और हर चीज़ परिवर्तनशील है और हर चीज़ विकासशील पर रखती है। फिर आता है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता में आर्थिक शक्तियाँ सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं। चूँकि भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, अतः सामाजिक जीवन भी उसी के अनुरूप परिवर्तनशील है। यह प्रक्रिया द्वंद्ववाद के माध्यम से चलती है। तो परिवर्तनशीलता में ये बताया कि आर्थिक शक्तियाँ सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं। चूँकि भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, अतः सामाजिक जीवन भी उसी के अनुरूप परिवर्तनशील है। यह प्रक्रिया द्वंद्वात्मक के माध्यम से चलती है। फिर उसने बताया कि परिणामात्मक गुणात्मक परिवर्तन। तो इसमें रहता है प्रकृति में परिवर्तन एवं विकास साधारण
रीति से केवल परिणामात्मक ही नहीं होते बल्कि गुणात्मक भी होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन झटके के साथ क्रांतिकारी रीति से होते हैं, जब पुरानी चीज़ें नष्ट होकर नई चीज़ में बदल जाती हैं। पुरानी चीज़ में परिणामात्मक परिवर्तन एक विशेष बिंदु पर आकर गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। जैसे पानी गर्म हो रहा है, एक विशेष बिंदु पर आकर वह भाप बन जाएगा अतः उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। फिर आता है क्रांतिकारी प्रक्रिया। क्रांतिकारी प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन के आने को क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जाता है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ तथा अचानक होता है। फिर नकारात्मक एवं सकारात्मक संघर्ष। इसमें प्रकृति की हर चीज़ में अंतर विरोध होता है तथा नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलू होते हैं, जिनका आपसी संघर्ष विकास की प्रक्रिया, विकास का आधार से संघर्ष से सामंजस्य या मेल मिलाप नहीं, केवल संघर्ष के माध्यम से विरोधी पक्ष में आपसी टकराव से ही विकास होता है। तो ये हुआ उसका भौतिक द्वंद्वात्मक। अब इसका कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना भी की है विभिन्न लोगों ने। तो आलोचक कहते हैं कि आम तत्वों की घोर उपेक्षा। मार्क्स ने पदार्थ अथवा इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को ही प्रमाणित माना है और आत्म तत्व की घोर उपेक्षा की है, किंतु इंद्रियों से न दिखाई देने पर भी हमें अपनी आत्मा की अनुभूति इतनी प्रबलता से होती है कि उसका अस्वीकार नहीं किया जाता है। फिर आता है भौतिकवाद की धारणा अस्पष्ट एवं गूढ़ है। मार्क्स ने अपने ग्रंथों में भौतिकवाद की सुस्पष्ट व्याख्या नहीं की है। उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया है कि पदार्थ किस प्रकार गति करते हैं। वस्तुतः मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यंत ही रहस्यमय दिखाई देता है। इसलिए बेपन ने लिखा है कि द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ एवं अस्पष्ट है। फिर है भौतिकवादी दर्शन। मार्क्स का दर्शन अत्यंत भौतिकवादी है। उसका विचार है कि मानवीय चेतना तथा भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मस्तिष्क से संतुष्टि की आधारशिला और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। फिर आता है चेतना द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन। तो मार्क्स चेतना तत्वों का स्रोत भी जड़ पदार्थों से मानता है, जबकि संसार में सर्वत्र चेतन व्यक्ति द्वारा जड़ शक्ति के संचालन के उदाहरण में देखे जाते हैं। फिर आता है द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास एक कपोल कल्पना है। तो मार्क्स का यह विचार तर्क संगत नहीं है कि सृष्टि में संपूर्ण विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है। गेहूं के बीज का अनुकूल परिस्थितियों से स्वयं में स्वाभाविक विकास होता है। इसमें किसी व्यक्ति को तब तक वाद प्रतिवाद और संवाद नजर नहीं आता तब तक कि उसके हीगल और मार्क्स के दर्शन को पढ़कर उसे समझ न लिया जाए। फिर प्रमाणों के बजाय दृष्टांतों पर बल। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति को पुष्ट करने के लिए केवल दृष्टांत दिए हैं, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिया है। यह कैसे मान लिया जाए कि भौतिक जगत में जो नियम काम करते हैं वही नियम उसी के रूप में मानव समाज में भी लागू हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसकी विशेषताएं और उसकी आलोचना। आशा करती हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।